हेलो दोस्तों, तो कैसे आ रहे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो है एकल झिर्री या एक पतली झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, और उसके लिए जो कोणीय चौड़ाई का सूत्र आता है उसको आज हम देखने वाले। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यार भाई प्लीज आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि फिजिक्स के पेपर में हर साल आता है और इस टॉपिक पे ज्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर आप ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो ना, तो बहुत ही मस्त तरीके से आप लोग इसे समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से आपको हम ये समझाने वाले। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज जान लो, अगर आपने इस चैप्टर 10 का टॉपिक है तरंग प्रकाशिकी वाले चैप्टर का, अगर आपने तरंग प्रकाशिकी चैप्टर के पहले के टॉपिक नहीं पढ़े हैं, जो कि जैसे व्यतिकरण प्रारूप वाला था, फ्रेंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक और भी टॉपिक थे, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 12th फिजिक्स वन शॉट की, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल हम लोग शुरू करें इस टॉपिक को। एक पतली झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन और उसके लिए कोणीय चौड़ाई का सूत्र। ठीक है, तो बात करें पतली झिर्री द्वारा हमें विवर्तन दिखाना है। अगर बात करें विवर्तन की, विवर्तन क्या होता है, तो हमने इसके पहले वीडियो पे आपको बताया भी था विवर्तन के बारे में। विवर्तन को इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और विवर्तन एक ऐसी घटना होती है, मान लो आपका कोई आपके पास क्या है, कोई स्लिट है। स्लिट इस टाइप से होती है। ठीक है, मान लो इस टाइप से कोई आपके पास स्लिट है। ठीक है, इस स्लिट के आपके जो किनारे होते हैं, ठीक है, इस टाइप से इस स्लिट के जो किनारे होते हैं, ठीक है, मतलब अवरोध या किनारे से अगर प्रकाश जो होता है, प्रकाश अगर गुजरता है तो प्रकाश क्या होता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है, और प्रकाश के इस आंशिक रूप से मुड़ने की घटना को ही हम लोग विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अवरोध या किनारों से प्रकाश के आंशिक रूप से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपको वही विवर्तन देखना है। ठीक है, इसमें आपको विवर्तन के लिए क्या निकालना है, एक पतली झिर्री लेनी, उसके कारण विवर्तन का सूत्र निकालना है, और उसके कारण जो आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट मिलते हैं वो सब आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए सबसे पहले एक स्लिट होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से एक पतली झिर्री बोल सकते हो, या एक स्लिट आपको इस टाइप से ले लेनी है। ठीक है, और उसके किनारे एकदम तीक्ष्ण होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी विवर्तन हो पाएगा। तो इस टाइप से आपको तीक्ष्ण किनारे बना लेने हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको इसके तीक्ष्ण किनारे बना लेने हैं। ठीक है, धारदार इस टाइप से इसके तीक्ष्ण किनारे ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी क्या है, एक स्लिट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्लिट है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक तरंग स्रोत है S। ठीक है, जिससे हमारे पास प्रकाश तरंगे जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तरंग स्रोत है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक तरंग स्रोत है। अब हम क्या करते हैं, इस तरंग स्रोत के बाहर यहाँ पे एक उत्तल लेंस को रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस को इस टाइप से रख देते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इस तरंग स्रोत के बाहर हम एक क्या रख दिया, उत्तल लेंस। अब जब इस तरंग स्रोत से तरंगे निकलेंगी तो कुछ इस टाइप से निकलेंगी। ठीक है, इस टाइप से तरंगे निकलेंगी, और जो ये तरंगे होंगी, ठीक है, इस टाइप से आपका तरंगे निकलेंगी। देखो, थोड़ा सा चित्र को हम और बड़ा बनाते हैं जिससे आपका अच्छा बने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो चित्र आप कुछ इस टाइप से बना। देखो, ये हमारे पास क्या था, तरंग स्रोत था। ये हमारे पास क्या है, तरंग स्रोत, और ये जो हमारे पास स्लिट थी इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है। ठीक है, बड़ा करके बना दिया है, इसके बीच में गैप भी थोड़ा बढ़ाया। ठीक है, अब हमारे पास जब तरंग स्रोत था तो हमने तरंग स्रोत के पास क्या रखा, एक उत्तल लेंस रखा। अब इस तरंग स्रोत से क्या होंगी, तरंगे निकलेंगी। तो इस तरंग स्रोत से कुछ इस टाइप से आपका, ठीक है, यहां से होती हुई आपकी तरंगे जो होंगी निकलेंगी। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपका तरंगे निकलेंगी। आपको पता है जब उत्तल लेंस से आपका तरंगे इस टाइप से आती है, ठीक है, आपके जब उत्तल लेंस में तरंगे इस टाइप से आती है तो उत्तल लेंस क्या करता है, इनको समांतर कर देता है। ठीक है, तो तरंगे यहाँ पर से क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तरंगे कुछ इस टाइप से यहाँ पे समांतर हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से, मतलब जो तरंगे अभी ऐसे आ रही थी वो तरंगे क्या हो जाएंगी, इस टाइप से समांतर हो जाएंगी। ठीक है, इस टाइप से ये फैल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे चाहो तो इस उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष भी खींच सकते हो। ठीक है, इस टाइप से इसका मुख्य अक्ष भी आप चाहो तो खींच सकते हो ये। ठीक है, इस टाइप से। तो आपका ये जो स्रोत होता है या उत्तल लेंस के फोकस पे स्थित होता है। ध्यान से समझना, इस उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे इस स्रोत को स्थित किया जाता है। तो जब मुख्य फोकस से किरणें निकलती हैं
तो वो इस टाइप से समांतर हो जाती है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। उत्तल लेंस के फोकस से आने वाली किरणें समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। तो ये अगर हमने उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष खींच दिया, तो अगर ये स्रोत आपका इस उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे स्थित है, तो यहां से जाने वाली जो किरणें होंगी फोकस से, वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, अब जब ये किरणें इस तीक्ष्ण किनारे पे पड़ी, ठीक है, जब ये किरणें इस तीक्ष्ण किनारे पे पड़ी, देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर बना दे इस टाइप से। ठीक है, जब ये इस तीक्ष्ण किनारे के पास आई, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ रखा है। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब आपका तरंगे चलती हैं तो वो जिस भी मान लो कण से टकराती हैं, तो वो कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। वैसे ही जब ये तरंगे यहाँ पे इन स्लिटों से टकराती है, इन स्लिट को नाम दे सकते हो, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। इन ए और बी स्लिट से टकराती है, तो इनसे क्या होती, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। ठीक है, इनसे क्या होती, द्वितीयक तरंगिकाएं आगे को निकलने लगती है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस और रख देते हैं। अब यहाँ से क्या निकलेंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो हम यहाँ पे एक उत्तल लेंस और रख देते हैं इस टाइप से। ठीक है, हमने एक उत्तल लेंस यहाँ पे इस टाइप से और रख दिया। ठीक है, इस टाइप से आपको एक उत्तल लेंस और रख देना है। ठीक है, इस टाइप से आपको एक उत्तल लेंस और बना लेना है। इसे आप कॉपी पे सही से बनाना। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे बन भी नहीं रहा है, तो सिंपल ये आपका एक उत्तल लेंस और हो जाएगा। अब इस उत्तल लेंस को हम लोग मान लेते हैं L1 लेंस, और इस उत्तल लेंस को नाम दे देते हैं L2 लेंस। ठीक है, इस वाले लेंस को नाम दे दिया L1, इस वाले को नाम दे दिया L2। अब जब देखो पहले लेंस से आपकी तरंगे कुछ इस टाइप से ही, मतलब मुख्य फोकस से, तो वो समांतर निकल गई और इन स्लिट पे टकराने के बाद यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकली। अब इसके बाद ये जब ये किरणें समांतर आ रही है, ठीक है, तो ये समांतर किरणें आके इस लेंस पे पड़ेंगी। ठीक है, ये समांतर किरणें आके इस लेंस पे पड़ेंगी कुछ इस टाइप से। आप जब इस लेंस पे पड़ेंगी, तो आपको पता है अगर उत्तल लेंस है और उसमें समांतर आती हुई किरणें होती है, तो वो कहाँ होती है, वो उत्तल लेंस जो होता है इस समांतर आती हुई किरणों को एक जगह संकेंद्रित कर देता है। ठीक है, इस टाइप से ये किरणें क्या होंगी, एक जगह इस टाइप से संकेंद्रित हो जाएंगी, यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से जाके एक जगह संकेंद्रित हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से जाके एक जगह संकेंद्रित हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से, ये जो आगे लाइन थी इसको ऐसे खींच सकते हो। ठीक है, इस टाइप से जाके क्या हो जाएंगी, एक जगह संकेंद्रित हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल ये समांतर आती हुई किरणें थी जो उत्तल लेंस में पड़ने के पश्चात उत्तल लेंस ने एक जगह संकेंद्रित कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक पर्दा खींच दे। ठीक है, यहाँ पे हम एक पर्दा खींच दे इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पे क्या कर दे, एक पर्दा खींच दे, एकदम इसी पे आपको खींचना है। ठीक है, जहां पे पॉइंट आ रहा है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया, एक पर्दा खींच दिया। इस पर्दे को नाम दे सकते हो एक्स वाई। ठीक है, इस पर्दे को क्या नाम दे दिया गया, एक्स वाई पर्दा। ठीक है, सिंपल सा देखो अब क्या हो रहा है, अब सिंपल सा चित्र आपका कंप्लीट होने वाला है। सिंपल, सबसे पहले तरंग स्रोत था जिससे तरंगे निकली, तो उससे जब तरंगे निकली तो हमने एक उत्तल लेंस रख दिया। अब ये जो स्रोत हमने रखा है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखा है, तो मुख्य फोकस से चलने वाली जो किरणें होती है, ठीक है, जो मुख्य फोकस से चलने वाली किरणें होती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर ये बीच वाली मुख्य अक्ष की रेखा है, तो ये मुख्य अक्ष की किरणें क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो इस टाइप से समांतर किरणें गई, और इसके बाद ये क्या हुई, ये जो स्लिट थी, आपने जो स्लिट लगा रखी है, इनके जो किनारे हैं ए और बी के, इस पे ये तरंगे जाके टकराई। तो जब इस पे टकराएंगी तो ये इनसे क्या होंगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। और ये जब द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी तो हम आगे एक लेंस और रख देंगे जिससे नाम दिया गया L2। अब इस L2 लेंस पे जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरणें, तो जब उत्तल लेंस है, L2 भी उत्तल लेंस है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें होती है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, उनको एक जगह पे केंद्रित कर देता है। इस टाइप से मोड़ के एक जगह पे इसको ले आया। ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप से चित्र बना। अब इसके बाद जहां पे ये मिल रहा है ना, यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी मिल रहा है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे हमें प्राप्त होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या प्राप्त होता है इस पॉइंट पे, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट। अब अगर एक बार आप लोग समझोगे तो विवर्तन में आपने क्या हमने बताया, अगर आपका इस टाइप से कोई स्लिट है और उससे अगर प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश क्या होता है, आंशिक रूप से मुड़ जाता है, और यही घटना विवर्तन कहलाती है। तो इसमें कुछ किरणें जो थी, कुछ तो आपका इस टाइप से होते हुए इस टाइप से आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ किरणें तो इस टाइप से गई, लेकिन कुछ किरणें क्या होती है, मुड़ जाती है। कुछ किरणें क्या होती है, मुड़ जाती है, और वो मुड़ के कुछ इस टाइप से आगे की ओर चली जाती है। अगर दिखाया जाए उन्हें तो आप इस टाइप से दिखा सकते हो। ठीक है, सिंपल इस टाइप से आप इन्हें दिखा सकते हो, दिखाना चाहो तो यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे चाहो तो ऐसे इस टाइप से आएंगी, फिर यहाँ पे कुछ इस टाइप से। ठीक है,
और जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा पी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हमें निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पी पे हमें क्या प्राप्त होते हैं, निम्निष्ट और उच्चिष्ट, और इस पॉइंट पे हमें क्या प्राप्त होता है, इसमें हमें प्राप्त होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। इस पॉइंट को नाम दे दो ओ पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दे दो, ओ पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से आपका चित्र बनता है। सिंपल, इस पॉइंट पे हमें प्राप्त होता है पी पे आपके निम्निष्ट और उच्चिष्ट, और इसमें हमें प्राप्त होता है ओ पे केंद्रीय उच्चिष्ट। जैसे आपने व्युत्करण में देखा था, ओ पॉइंट पे आपको क्या प्राप्त हुआ था, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज या केंद्रीय फ्रिंज, और इस पी पॉइंट पे हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिली थी। वैसे इसमें सेम है विवर्तन में, इसमें हमें केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है और इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल जैसे हमने उसमें किया था, आपका क्या किया था, आपने देखा यहाँ पे देखो, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो अगर बात करें यहां से देखोगे तो जो ए से लेके पी तक की दूरी है और जो बी से लेके पी तक की दूरी, इसमें बड़ा कौन है, ध्यान से देखो। ए से लेके पी तक की दूरी बड़ी है कि बी से लेके पी तक की, आप कहोगे बीपी वाली दूरी बड़ी है, बी से पी तक वाली। तो यहाँ पे ये दूरी बड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इसका पथांतर। और अगर हम यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन खींच दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री की लाइन हमने खींच ली, ये क्या हो गया, इसका पथांतर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को मान लो हम नाम दे दे के पॉइंट। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया के। ठीक है, और यहां पर से इस टाइप से डैश डैश कर देते हैं बीच में। ठीक है, इस टाइप से, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज टाइप भी बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास एक त्रिभुज टाइप भी बन जाता है। सिंपल सा देख सकते हो चित्र, अब इस टाइप से आपका जाके चित्र बनता है। ठीक है, इस टाइप से आपका जाके चित्र बन जाता है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो इसकी, ये जो स्लिट है, स्लिट के बीच की दूरी जो है स्मॉल ई है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो स्लिट है इसके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल ई। व्यतिकरण वाले में अगर आपने पढ़ा था तो आपको पता है उसमें हमने डी माना था, स्मॉल डी, लेकिन यहाँ पे विवर्तन पे आपको स्मॉल ई मान लेना है। अब जैसे उसमें कोण थीटा था वैसे ही आपको यहाँ पर वाला कोण थीटा मानना है और यहाँ पर वाला कोण भी थीटा हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब आपका ये पूरा चित्र जाके हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, सिंपल से आप लोग एक बार फिर से समझ सकते हो। ठीक है, अब आपका ये चित्र पूरा जो है कंप्लीट है। ठीक है, सिंपल क्या हुआ फिर से एक बार समझ लो। ठीक है, मेन हम आपसे कह रहे हैं, मेन है चित्र समझना। अगर आप लोग चित्र समझ गए तो पूरा डेरिवेशन आसान है। देख सकते हो हमने यहाँ पे जो चीज यहाँ पे चित्र बनाया वही चीज हमने यहाँ पे लिखा भी है। एक बार आप लोग इसे भी पढ़ लो जिससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। इन तरंगों को आप इस टाइप से दर्शा भी देना। ठीक है, इस टाइप से तरंगे चली थी। ठीक है, इस टाइप से। अब एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं हमने लिखा क्या है, आपको भी लिखना होगा, कुछ अलग से नहीं लिखना, कुछ रटना नहीं है, जो चीज चित्र बनाया वही चीज लिखना है। देखो पढ़ो, हमने लिखा माना एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ये जो माना एक, ये जो एस है हमारे पास, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिससे एक वर्णी प्रकाश किरणें निकलती है। ठीक है, अब कहा गया यह लेंस L1 के प्रथम फोकस पर रखा है। ये जो लेंस L1 है इसके प्रथम फोकस पे कौन रखा है, स्रोत S रखा है। अब कहा गया इससे चलने वाली तरंगे समतल तरंगाग्र के रूप में चलती हुई स्लिट AB पर लंबवत आपतित होती हैं। देखो क्या कहा गया, इससे चलने वाली तरंगे। ठीक है, देखो जब तरंगे इस टाइप से चलती हैं, इस टाइप से, अगर आपको उसका तरंगाग्र बनाना है तो उसमें एक लंबवत पृष्ठ खींच दो तो उसका तरंगाग्र बन जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे डैश डैश लाइन पे आप तरंगाग्र भी इससे समझ सकते हो। तो सिंपल कहा गया था इससे चलने वाली तरंगे समतल तरंगाग्र के रूप में चलती हुई स्लिट AB पर लंबवत आपतित होती है। यहां से समतल तरंगाग्र के रूप में चलती हुई इस स्लिट AB पे लंबवत आपतित होती है। ठीक है, अब कहा गया चलती हुई स्लिट AB पर लंबवत आपतित होती है। लिखा गया स्लिट की चौड़ाई E है। ठीक है, इस स्लिट की चौड़ाई कितनी है, E है। A और B के बीच की दूरी कितनी है, E है। ठीक है, फिर कहा गया हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगे निकलने लगती हैं। हाइगेंस के अनुसार यहाँ स्लिट के पास से द्वितीयक तरंगे निकलने लगती हैं। ठीक है, और कहा गया इन तरंगों को लेंस L2 द्वारा पर्दे XY पर फोकस कर लिया जाता है। इन तरंगों को आपका L2 लेंस द्वारा इस पर्दे फोकस, मतलब पर्दे XY पर फोकस कर लिया जाता है। ठीक है, इन तरंगों को, ये जो यहाँ से तरंगे आ रही है द्वितीयक तरंगे, इन तरंगों को लेंस L2 द्वारा इस पर्दे XY पर फोकस कर लिया जाता है। ठीक है, और इसी पर्दे XY पर विवर्तन प्रारूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी पर्दे XY पे हमें विवर्तन प्रारूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, मेन यही है, अगर चित्र समझ गया तो डेरिवेशन एकदम आसान। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, यहाँ से स्रोत था, तरंगे निकली, लेंस L1 था, फिर इसके समांतर हो गई। क्यों, क्योंकि आपका स्रोत हमने कहा रखा था लेंस के मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस से चलने वाली किरण समांतर हो गई, इस स्लिट पे पड़ी AB स्लिट पे, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगे निकली और आगे लेंस L2 रखा था
तो कुछ तरंगे जो ही इस टाइप से संकेंद्रित होकर इस पॉइंट ओ पे आ गई, ठीक है, और कुछ तरंगे विवर्तन के कारण क्या होंगी, आंशिक रूप से मुड़ जाएंगी, तो कुछ तरंगे मुड़ के यहाँ पे पी पॉइंट पे आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा एपी और बीपी की दूरी, बीपी बड़ा था एपी छोटा था, तो हमने यहाँ पे पथ का अंतर निकालने के लिए यहाँ पे एक लंब डाल दिया, तो यहाँ से बीके हमारे पास क्या आया, पथांतर आया, ठीक है। तो इसके बाद हमने इस कोण को थीटा माना, इस कोण को भी थीटा माना, ठीक है। यहाँ पे आप पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी को कैपिटल डी भी मान सकते हो, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या होती है, कैपिटल डी, जैसे व्यतिकरण पे था वैसा विवर्तन में, ठीक है। तो और इसके बाद इतना तो समझ गए थे ना, ओ पे क्या प्राप्त होता है, ओ पे प्राप्त होता है उच्चिष्ट, कौन सा, केंद्रीय उच्चिष्ट, और यहाँ पे निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त होता है पी पॉइंट पे, ठीक है। अगर आप इसे बनाना चाहो तो इस टाइप से इसे बना भी सकते हो, देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप से जाके आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको जाके ये प्राप्त होते हैं। इसी टाइप से इधर भी बना सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लो इसे, क्योंकि तीव्रता आपकी घटती हुई जाती है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आपकी ये घटती हुई चली जाती है, ठीक है। इस टाइप से आपका ग्राफ बनता है। यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट, जैसा पॉइंट ओ पे हमने कहा, यहाँ पे आपको प्राप्त होता है केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट। अगर बात करें केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है प्रथम निम्निष्ट, ठीक है, प्रथम निम्निष्ट। और इसके बाद हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इस पे प्राप्त होता है गौण उच्चिष्ट, इसे प्रथम उच्चिष्ट बोल सकते हो या गौण उच्चिष्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, गौण उच्चिष्ट। इस टाइप से आप ग्राफ भी आगे बना सकते हो, या ग्राफ ना बनाना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ लो यहाँ पे ओ पॉइंट पे केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है, उसके नीचे यहाँ पे आपको नीचे वाले पॉइंट पे, ठीक है, निम्निष्ट मिलता है, और ऊंचे वाले पॉइंट पे उच्चिष्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्रथम निम्निष्ट, इधर गौण उच्चिष्ट, जैसे इधर मिला वैसे ऊपर भी मिलेगा, यहाँ पे आपका, यहाँ पे प्रथम निम्निष्ट, यहाँ पे गौण उच्चिष्ट, फिर आपका द्वितीय निम्निष्ट, इस टाइप से आगे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो निम्निष्ट और उच्चिष्ट की आपका दूरी होती है उसे इधर साइड माइनस में लिखा जाता है, इधर प्लस में लिखा जाता है, ठीक है, आगे आपको हम बताएंगे भी। तो इस टाइप से ये चित्र कंप्लीट है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेन चित्र था, अगर चित्र समझ गए हो तो डेरिवेशन आसान है, उसको भी समझ जाओगे, ठीक है। जब चित्र बन जाएगा उसके बाद ये चीज लिख देना, ठीक है, ये जो लिखा है, और कुछ अलग नहीं लिखना, रटना बिल्कुल नहीं, जो चीज चित्र बनाया है वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं डेरिवेशन की, ठीक है। तो अब यहां से लिखते हैं सबसे पहले ए पी व बीपी के बीच पथांतर, ठीक है। यहां से लिखते हैं एपी व बीपी के बीच पथांतर, एपी व बीपी के बीच पथांतर, ठीक है। पथांतर हम लोग निकाल लेते हैं, तो पथांतर क्या हो जाएगा, अगर पथांतर निकालना चाहते हो तो इस बीपी दूरी को एपी से घटा दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, बीपी माइनस एपी, और बराबर क्या हो जाएगा, बीपी और एपी को अगर आप घटाते हो तो हमें दूरी कितनी मिल जाएगी, बीके, ठीक है, क्योंकि बीपी दूरी बड़ी है, एपी छोटी है, उससे घटाओगे तो पथ का अंतर कितना आएगा, बीके, ठीक है। तो यहां से बीके आ जाएगा, तो पथांतर क्या आया, बीके, ठीक है, पथांतर क्या आ चुका है, बीके, ठीक है, सिंपल पथांतर क्या आ चुका है, बीके, दो बार ना लिखो, ऐसे रहने दो। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद समझना, यहां पर से अगर त्रिभुज देखें, देखो ये वाला त्रिभुज, ठीक है, अगर हम यहां से बात करें त्रिभुज ए बी के, ठीक है, यहां से लिखते हैं त्रिभुज ए बी के में, त्रिभुज ए बी के में, ठीक है, त्रिभुज ए बी के में अगर हम साइन थीटा निकाल ले, साइन थीटा निकाल ले, तो साइन थीटा का सूत्र सबको पता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने की भुजा लंब बीके, ठीक है, बीके हो जाएगी लंब, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका 90 के सामने की भुजा, तो 90 ये है, 90 के सामने की भुजा ए बी जो हो जाएगी वो कर्ण हो जाएगी, ठीक है, बी के लंब और ए बी आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है, बी के लंब और ए बी आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बी के लंब हो गया और ए बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो यहां से साइन थीटा बराबर बी के बटा ए बी की वैल्यू आपको पता है, रख दो, साइन थीटा बराबर बी के बटा ए बी की जगह रख दिया ई, ठीक है, ए बी की जगह रख दिया ई, तब यहां से अगर बीके का मान निकाले तो बीके बराबर आ जाएगा ई साइन थीटा, बीके बराबर क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है, ई का इधर गुणा हो गया ई साइन थीटा। अब लिखते हैं यदि थीटा बहुत छोटा कोण हो, लिखते हैं यदि थीटा कोण जो हो बहुत छोटा हो, यदि थीटा बहुत छोटा हो, यदि थीटा जो हो बहुत छोटा हो, तो अगर थीटा कोण बहुत छोटा होगा तो आप बीके को लिख सकते हो ई थीटा के बराबर,
बीके को क्या लिख सकते हो, जो ई साइन थीटा था उसकी जगह सीधा सीधा साइन हटा के ई थीटा लिख सकते हो। सिंपल बीके को क्या लिख सकते हो, ई थीटा के बराबर। इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। इसे क्या मान लेना, समीकरण नंबर 1। आप देखो इसके आगे का आगे सॉल्व करते, ठीक है। बोर्ड छोटा है तो थोड़ा एडजस्ट करना यहाँ से, ठीक है। इसके आगे का हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल हमारे पास बीके की वैल्यू आ गई। बीके है क्या चीज, बीके है पथांतर ए बी व बीपी के बीच, ठीक है। ए बी दूरी ए बी और एपी और बीपी के बीच था, ठीक है। तो यहाँ से बीपी माइनस एपी मतलब बीके आया था पथांतर, पथ का अंतर, रास्ते का अंतर बोलते इसे, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो आगे आपको देखो सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे निम्निष्ट भी मिलती है और उच्चिष्ट भी मिलती है। देखो ये जो केंद्रीय उच्चिष्ट था इसे मुख्य उच्चिष्ट भी बोला जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट बोलो या मुख्य उच्चिष्ट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको निम्निष्ट भी मिलते हैं, उच्चिष्ट भी मिलते हैं। तो सबसे पहले निम्निष्ट के लिए निकाल लेते हैं इसका सूत्र, पथांतर को रख के, और फिर उच्चिष्ट के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से यहां से लिखते हैं निम्निष्ट के लिए पथांतर, निम्निष्ट के लिए पथांतर, के लिए पथांतर, ठीक है। निम्निष्ट के लिए सबसे पहले पथांतर की बात करें तो निम्निष्ट के लिए पथांतर होता है प्लस माइनस एम लैम्डा। आप सबके मन में बात आएगी प्लस माइनस क्यों लग रहा है। देखो हमने बताया आपको जो ऊपर की दूरियां मिलेंगी वो प्लस में मिलेंगी, मतलब जो ऊपर निम्निष्ट और उच्चिष्ट मिलेंगे वो प्लस के मिलेंगे, इधर जितने मिलेंगे वो माइनस के मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्लस माइनस एम लैम्डा, ठीक है। एम की जगह आप वैल्यू रख सकते हो एम बराबर 0 1 2 3 इस टाइप से रख सकते हो, 1 2 3 डैश डैश करके, ठीक है। एम की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। लैम्डा क्या होती है, लैम्डा होती है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहां से आया क्या, प्लस माइनस एम लैम्डा, और हमारे पास पथांतर बी के बराबर क्या है, ई थीटा। तो यहां से इसे समीकरण 1 माना था, तो यहां से बी के बराबर अगर ई थीटा है तब पथांतर अगर प्लस माइनस एम लैम्डा है तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहां पथांतर प्लस माइनस एम लैम्डा, यहां बी के, तो प्लस माइनस एम लैम्डा बराबर ई थीटा के हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस एम लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ई थीटा के, ठीक है। प्लस माइनस एम लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा, ई थीटा के। अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकाल ली जाए तो थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, निम्निष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई का सूत्र, ठीक है। इस टाइप से थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई। अगर हम यहाँ से थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहां से अगर थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाती है और थीटा 0 हो जाता है। तो थीटा बराबर 0 पे हमें क्या मिलता है, केंद्रीय उच्चिष्ट या मुख्य उच्चिष्ट, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, अगर थीटा को हम मतलब m की जगह अगर 1 रख देते हैं, ठीक है, तो m की जगह अगर 1 रखते हैं तो प्लस माइनस कितना आ जाता है, लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई मतलब कि ये क्या होती है, प्रथम निम्निष्ट की स्थिति, प्रथम निम्निष्ट की। अगर आपका प्लस में होगी तो ऊपर इधर साइड होगा प्लस लैम्डा अपॉन ई, अगर माइनस में होगी तो यहाँ पे होगी माइनस लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। तो पहली स्थिति होती है। इसके बाद अगर हम m की जगह क्या रख दे, 2 रख दे, तो यहां से क्या आ जाता है प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। ये आपका द्वितीय निम्निष्ट की स्थिति होती है, प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई। और अगर यहाँ पे m की जगह 3 रख दे तो प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। ये आपकी क्या हो जाती है, आपका मतलब ये प्रथम निम्निष्ट की स्थिति है, द्वितीय निम्निष्ट की, तृतीय निम्निष्ट की, इसी टाइप से आगे आपको प्राप्त होती चली जाती है, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार लिख देना निम्निष्ट की स्थितियां, निम्निष्ट की स्थितियां, निम्निष्ट की स्थितियां, ठीक है। इस प्रकार निम्निष्ट की स्थितियां इस सूत्र से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब किस सूत्र से, थीटा बराबर माइनस प्लस, थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई से, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार निम्निष्ट की स्थितियां क्या आई, अगर आप लोग थीटा की जगह 0 रखते हो तो आपको देखो थीटा अगर 0 रखा जाएगा, मतलब सॉरी थीटा क्यों 0 रखोगे, m की जगह आपको रखना है 0 1 2 3। अगर आप m को 0 रखते हो तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब थीटा 0। तब आपको मिलेगा मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट। आपको क्या मिलेगा, मुख्य उच्चिष्ट मिलेगा या केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पे पीक पॉइंट पे होता है, ठीक है। जिसे मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट बोलेंगे जब आपका थीटा की वैल्यू 0 आएगी, मतलब m की जगह आप 0 रखोगे, ठीक है। जब आप लोग m की जगह 0 रखोगे तो आपको किसकी स्थिति मिलेगी, आपको स्थिति मिल जाएगी मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट की। और अगर m बराबर 1 2 3 रखते हो तो निम्निष्ट के लिए सूत्र आया है, ये निम्निष्ट के लिए पथांतर रख के। तो यहाँ से अगर m बराबर 1 रखते हो तो प्रथम निम्निष्ट की स्थिति प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई, अगर m बराबर 2 रखते हो तो प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, अगर m बराबर 3 रखते हो तो प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। इसी टाइप से आगे हमें निम्निष्टों की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर चाहो तो उच्चिष्ट के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद चाहो तो उच्चिष्ट के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। उच्चिष्ट के लिए पथांतर रख के सिंपल यहां से क्या रख दो, उच्चिष्ट के लिए पथांतर, उच्चिष्ट के लिए पथांतर,
उच्चिष्ट के लिए अगर पथांतर रखते हो तो उच्चिष्ट के लिए पथांतर जो होता है वो होता है 2m+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है, 2m+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। उच्चिष्ट के लिए पथांतर क्या होता है 2m+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी m की वो होगी 0 से शुरू, 0 1 2 3 डॉट डॉट इस टाइप से, ठीक है। अगर आपको किसी बुक पे इस टाइप से दिखे 2m-1 लैम्डा बाई 2 तो वहां पे आपको m का मान शुरू करना है 1 से, ठीक है। लेकिन अगर प्लस में मिलती है तो वहां पे m का मान 0 से, ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद अगर हम इस सूत्र b के बराबर ई थीटा पे b के की वैल्यू रखते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे जरूर रखना, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा क्योंकि आपको ऊपर भी मिलेगा नीचे भी मिलेगा, इसलिए प्लस माइनस। तो यहाँ से बीके की जगह आपका क्या आ जाएगा, तो लिखना समीकरण 1 से यहां से क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2m+1 लैम्डा बाई 2 बराबर यहां से ये कितना हो जाएगा ई थीटा, ठीक है, क्योंकि पदांतर था बीके, बराबर में क्या हो जाएगा ई थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो थीटा कितना आ जाएगा, यहां से प्लस माइनस 2m+1 लैम्डा बाई 2 पहले से था, ठीक है। अब ये जो ई है इसको नीचे भेज दो तो 2 के साथ लग जाएगा, तो थीटा का सूत्र हो जाएगा प्लस माइनस 2m+1 लैम्डा बाई 2e, ठीक है। ये सूत्र आ जाएगा थीटा का, ठीक है। कोणीय स्थिति आपको थीटा पे मिलेंगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें सेम यही मुख्य उच्चिष्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम केंद्रीय मतलब जो उच्चिष्ट की और स्थिति निकालना चाहे तो यहां से लिख सकते हो इस प्रकार उच्चिष्ट की स्थितियां, इस प्रकार प्रकाश नहीं प्रकार, ठीक है, इस प्रकार उच्चिष्ट की स्थितियां, उच्चिष्ट की स्थितियां, ठीक है। जब आप लोग क्या रखते हो, जब m बराबर 1 रखते हो तब आपको क्या मिलेगा, अगर m 1 रखो तो 2 × 1 + 1, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 प्लस माइनस 3/2 लैम्डा अपॉन, यहां से था यार 3/2 लैम्डा अपॉन e, ये चीज, ठीक है, इसमें रखना है। अगर m 1 रखोगे तो 2 × 1 2 हो गया, 2 + 1 मिला के 3, तो 3/2 लैम्डा अपॉन e। अगर इसके बाद अगर इसका जगह m की जगह क्या रखते हो 2 रखते हो तो 2 × 2 + 1 मतलब 2 2 4 + 1 5/2 लैम्डा अपॉन e। इस टाइप से आगे भी आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। अगर m की जगह 3 रखते हो तो 2 × 3 मतलब 2 3 6 + 1 7/2 लैम्डा अपॉन e। इस टाइप से आपको आगे भी मिलती चली जाएंगी, ठीक है। और वैल्यू प्लस माइनस में मिलेंगी, ऊपर की ओर प्लस होगा नीचे की ओर माइनस, ठीक है। इस टाइप से डैश डैश करके आपको वैल्यू मिलती चली जाएंगी, ठीक है। m बराबर 0 पे याद रखना, केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, ठीक है। और 1 रखोगे तो इतना, ये प्रथम उच्चिष्ट की स्थिति है, प्लस माइनस 3/2 लैम्डा अपॉन e, ये द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति है, ये तृतीय उच्चिष्ट की स्थिति, प्लस माइनस बीच में लगा लेना, ठीक है। अब इसके बाद इस टाइप से आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। आपसे इतना ही पूछा जाता है एक पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन, तो सबसे पहले इस टाइप से चित्र बन जाएगा, फिर यहाँ पे आपको इस टाइप से पहले इसको जो आपने बनाया मतलब जो चित्र बनाया उसकी रचना लिखनी होती, तो रचना इस टाइप से अपनी भाषा में 2 3 4 लाइन बना के लिख देना। फिर यहाँ से देख सकते हो कैसे डेरिवेशन हुआ, फिर यहाँ तक आपको पथांतर मिला था, फिर हमने निम्निष्ट के लिए पथांतर m लैम्डा होता है, तो यहाँ से कोणीय स्थिति या कोणीय चौड़ाई का सूत्र आया ये। इसके बाद जब निम्निष्ट की स्थिति हमने देखी इतनी आपकी आ रही है, फिर आपका उच्चिष्ट के लिए पथांतर 2m+1 लैम्डा बाई 2, तब हमें यहाँ पे ये स्थितियां मिली, ठीक है। इसके बाद एक चीज यहाँ पे और समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर आपसे पूछा जाए मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई या केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है, मुख्य उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र आप कभी भी देखो इतने तक ही न्यूमेरिकल, जब डेरिवेशन में तो इतने तक ही करना है, लेकिन आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा सकता है, मान लो किसी पे न्यूमेरिकल पे कह दिया मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालो, तो उसके लिए सूत्र समझ लो मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, उसके लिए सूत्र होता है, देखो कोणीय चौड़ाई को हम लोग 2 थीटा से प्रदर्शित करते हैं, 2 थीटा बराबर होता है 2 लैम्डा अपॉन में e, ठीक है, 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 लैम्डा अपॉन e। तो ये सूत्र याद रखना कोणीय चौड़ाई निकालने के लिए। तो अगले वीडियो पे जो न्यूमेरिकल की क्लास आएगी उसमें न्यूमेरिकल 1 शॉट पे हम लोग देखेंगे, तो उसमें आपको काम भी आएगा। मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र होता है 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन e। इसी टाइप से रेखीय चौड़ाई का भी सूत्र होता है, ठीक है, यहाँ से रेखीय चौड़ाई का सूत्र भी लिख लेना, रेखीय चौड़ाई, ठीक है, रेखीय चौड़ाई का सूत्र भी याद कर लो। रेखीय चौड़ाई होती है 2x बराबर सूत्र होता है इसका 2 लैम्डा अपॉन e इंटू f, ठीक है, 2x बराबर 2 लैम्डा अपॉन e इंटू f, जहां f फोकस दूरी होती, ठीक है।
इस टाइप से रेखी चौड़ाई का सूत्र। इसमें आपको एक चीज नहीं करना, 2 से 2 काटना देना, क्योंकि 2 थीटा को कोणीय चौड़ाई कह रहे हैं और 2x को रेखी चौड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, केवल x नहीं रेखी चौड़ाई, 2x को बोला गया। तो इसलिए मुख्य उच्चश की कोणीय चौड़ाई का सूत्र 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। 2 थीटा को कोणीय चौड़ाई बोलेंगे और यहाँ पे 2x को हम लोग रेखी चौड़ाई बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से अब ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट है। तो आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। सिंपल आपको डेरिवेशन में यहीं तक आना है। ये केवल सूत्र आप लोग न्यूमेरिकल के लिए तैयार रखना है। ठीक है, तो ये काम आएंगे आपके लिए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और सारे टॉपिक आपको, मतलब ये जो पूरा बातें थे सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चलिए आपकी क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12 फिजिक्स 1 शॉट, 12 केमिस्ट्री 1 शॉट। मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब अगले वीडियो पे मिलेंगे हम लोग तरंग प्रकाशिकी के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को लेके। तो इस चैप्टर के अब हम लोग सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास पे।